डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हैरी विंचिफ है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। यहाँ की एक स्टेट नेवाडा में मैं एक पार्क रेंजर हूँ और जिस जगह पर मैं पार्क रेंजर हूँ उस जगह कोई भी जाना पसंद नहीं करता। ये बिल्कुल बीहड़ है। यहाँ पर आपको कुछ कैक्टस मिलेंगे, कुछ झाड़ियाँ मिलेंगी और दूर दूर तक बस रेगिस्तान ही नज़र आएगा। पहाड़ियाँ दिखेंगी लेकिन बंजर पहाड़ियाँ। अगर कोई यहाँ पर भटक जाए तो जिंदा बचना बहुत मुश्किल हो जाता है और गर्मी इतनी कि आपके पकौड़े बन जाएं। 5 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पर काम करते हुए। मैं अपने एक साथी के साथ यहाँ पर हमेशा घूमता हुआ मिलता हूँ। हमें एक गाड़ी दी गई है। हम उस गाड़ी से इस पूरे इलाके में भ्रमण करते रहते हैं और कई बार यहाँ पर ऐसे भूले भटके लोग होते हैं जो भूल चुके होते हैं सही रास्ता किस तरफ है। उन्हें घर तक पहुँचाने का काम भी हमारा होता है। यहाँ पर कई बार ऐसे लोग पहुँच जाते हैं जो नशा तस्करी करना चाहते हैं, इसलिए इस जगह छिपकर उन नशों को बेचते हैं और हमें उन्हें पकड़ना भी पड़ता है। लेकिन हमारी इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है वो बड़ी खादान, वो पुराने ज़माने की माइन जहाँ से धातु कोयला आदि निकाला जाता था। बहुत विशाल खड्डा हुआ है और उसके अंदर देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी पहाड़ पर खड़े हैं और नीचे ज़मीन देख रहे हैं। किसी ज़माने में यहाँ खुदाई की जाती थी और नीचे कई घर बने हुए हैं। वहाँ पर लोग रहा भी करते थे और उसके बाद ज़मीन के नीचे से खुदाई की जाती थी और धातुएं, कोयला इत्यादि चीज़ें निकाली जाती थी। आज पूरी तरह से ये खादान वीरान हो चुकी है और यहाँ पर कई बार ऐसे लोग पहुँच जाते हैं जो इल्लीगल काम करना चाहते हैं और हमारा काम है उन्हें रोकना। आखिर बीहड़ में कोई भटकना नहीं चाहेगा, बल्कि इल्लीगल काम करने के लिए जानबूझकर लोग यहाँ पर आते हैं। ये बड़ा सा बीहड़ कई स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और लगभग 100 से ज़्यादा किलोमीटर तक यहाँ हमें घूमना पड़ जाता है। इतनी बड़ी जगह में हमें खुद लगता है जैसे हम नए हैं। कई चीज़ें हमने भी पहली बार देखी हुई होती हैं, इसलिए उन इलाकों की पहचान के लिए हम तस्वीरें खींच कर रख लेते हैं। 5 साल हो चुके हैं मुझे। आज तक मैं खादान के बीच कभी नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं मैं 5 सालों से देखता आ रहा हूँ। अब आपको बताता हूँ मैं कौन कौन सी घटनाएं देख चुका हूँ। एक बार मैं अपने साथी के साथ गाड़ी में एक छोटी सी पहाड़ी के इर्द गिर्द राउंड लगा रहा था। गाड़ी मैं चला रहा था और मेरा साथी दूरबीन से देख रहा था यहाँ कोई भटक तो नहीं गया, यहाँ कोई जानवर तो नहीं है। हम इस तरह देखते देखते जब उस पहाड़ी के करीब आए थे तो पहाड़ी के ऊपर हमें कोई नज़र आया। कोई था जिसने जैसे ऊंट जैसे रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो उन पत्थरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। नीचे से ज़्यादा साफ नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन जब हमने गाड़ी रोकी उसने हमारी गाड़ी की तरफ देखा और भागना शुरू कर दिया। किसी ऐसी जटिल पहाड़ी से भागना इतना आसान नहीं होता और इतने बड़े बीहड़ में कोई दूर भी चला जाए कई किलोमीटर आप देख सकते हैं, इसलिए छिपना नामुमकिन के समान होता है। जब हम उस पहाड़ी को दूसरी तरफ से घेर रहे थे वो हमें नज़र ही नहीं आया। उस पहाड़ी में कोई गुफा नहीं थी, कोई छेद नहीं था। आखिर वो कहाँ गया ये हमारे लिए एक सवाल ही रहा। 2 घंटे तक उस गर्मी में हम वहाँ ढूंढते रहे, लेकिन वो आदमी हमें नज़र ही नहीं आया और अंत में गाड़ी चलाकर हमें वहाँ से निकलना पड़ा। पहली बार हमारा सामना किसी ऐसे से हुआ था जो छिप गया था। इसके बाद कई बार ऐसा होता रहा। कई बार अजीब तरह के इंसान दिखे। उन्होंने जैसे मोटे मोटे कपड़े पहने हों। ऐसे कपड़े सर्दियों में पहने जाते हैं जैसे ऊँट की खाल के बने हुए कपड़े हों, और यहाँ गर्मियों में ऐसे कपड़े कोई क्यों पहनेगा? इसमें तो और भी ज़्यादा गर्मी लगेगी ना। ये हमारे दिमाग में कई बार सवाल आया, लेकिन कभी कभी हम ये भी सोचा करते थे जो रेगिस्तानी बीहड़ होते हैं वहाँ रेत का रंग भी वैसा ही होता है। शायद हमसे बचने के लिए वो ऐसे कपड़े पहनते हो।
इसलिए इस बात पर ज़्यादा हमने गौर नहीं किया और 5 सालों से हम ये काम करते आ रहे हैं, लोगों को पकड़ते आ रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो हमें नज़र आते हैं और गायब हो जाते हैं। हर बार वो ऐसे ही भूरे ऊंट रंग के कपड़ों में हमें दिखते हैं। ये रविवार का दिन था। मेरे साथी को अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना था और उसने कहा, सर आज आप अकेले ही राउंड लगा लीजिए। मैंने उसकी बात मान ली। कभी कभी मैं भी इसी तरह से छुट्टी करता हूँ और मेरा साथी यहाँ अकेला रहता है। आज मैं यहाँ पर अकेला रहने वाला था। यहाँ पर हमने एक बड़ा सा झोंपड़ा बनाया हुआ था। गर्मियों में यहाँ अंदर एसी भी लगा हुआ था। हमें ज़रा भी गर्मी नहीं लगती थी। जैसे ही हमें कोई कॉल आए, राउंड लगाने के लिए कहा जाए, हमें राउंड लगाना पड़ता है और तब हम अपनी गाड़ी में राउंड लगाते हैं। अब गाड़ी में भी एसी लगा होता है, इसलिए हमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कभी कभी बाहर गाड़ी से निकलना पड़ जाए तो ये गर्मी हमें मारने पर उतारू हो जाती है। लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये गर्मी बढ़ जाती है और यहाँ पर हमें जल्दी से भागकर गाड़ी के अंदर आना पड़ता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ इसे मौत की घाटी कहा जाता है। और रविवार का दिन था। सुबह सुबह ही मैं राउंड लगाने के लिए गाड़ी लेकर निकला था। जैसे ही मैं इस बीहड़ में पहुंचा था, मैं उस पेट्रोल पंप पर रुका था जो इस बीहड़ की शुरुआत में बना हुआ था। उसके बाद एक खाली सड़क और कभी कभी हमें खाली सड़क से नीचे उतर कर भी जाना पड़ता था। अब वहाँ से पेट्रोल भरवाकर मैं गाड़ी लेकर बीहड़ में घुस गया। अब सबसे पहले मुझे उस खादान के करीब ही देखना था। ज़्यादातर मैंने देखा है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक वहाँ खादान के आसपास कुछ लोग तस्वीरें खिंचाने के लिए आ जाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर छिप जाते हैं। कई ऐसे कैदी भी यहाँ पर आकर छिप चुके हैं, बाद में उन्हें ढूंढा गया, इसलिए मुझे अच्छे से चेक करना था। जैसे ही मैं उस खादान के पास पहुँचा, दूर दूर तक मैं खड़ा होकर दूरबीन से देखता रहा। लेकिन आज हालात कुछ अलग थे। यहाँ कई बार तूफ़ान आता है और इसे रेत का तूफ़ान कहा जाता है। दिन के वक्त जब ये तूफ़ान आ जाए तो हमें गाड़ी के अंदर ही चुपचाप बैठना पड़ता है और कई बार किसी चीज़ की आड़ लेकर पीछे छिपना पड़ जाता है। जब सुबह मैं निकला था, तूफ़ान के बारे में ज़रा भी पता नहीं था। खादान के इर्द गिर्द पहुँचते ही यहाँ तूफ़ान अचानक घिर गया था। अब तूफ़ान में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल भरा होता है, तो मैं यहाँ खड़ा होकर देखने लगा कोई गड़बड़ तो नहीं। इससे पहले कि तूफ़ान यहाँ हर चीज़ को घेर ले, मैं एक बार अच्छे से देख लूँ। जैसे ही मैंने दूरबीन से देखना शुरू किया, मैं उस छेद के ऊपर देखे जा रहा था। अचानक मेरा ध्यान नीचे पड़ा। नीचे जो घर बने हुए थे वो बहुत सालों से बंद थे। वहाँ पर मुझे 2-3 लोग दिखे। उन्होंने वैसे ही भूरे रंग के कपड़े पहन रखे थे और एक भागकर एक घर के अंदर गया। अब ऊपर से किसी को शक तक नहीं होगा कि नीचे कोई रह भी रहा है, छिपा हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं कि कोई भी खादान के अंदर नहीं जा सकता। अब आपको बता दूं कि ये खादान कोई छोटी खादान नहीं है। जैसे ज़मीन में बड़ा सा छेद हो चुका है और जो गांव की मैं बात कर रहा हूँ इस खादान के अंदर बना हुआ है, बिल्कुल नीचे बना हुआ है और नीचे पहुँचने में लगभग आधे घंटे से 45 मिनट लग जाते हैं। रोड घुमावदार है। इस छेद के इर्द गिर्द घूमते घूमते बिल्कुल नीचे तक पहुंचने में यह समय लगता है। अब हैरानी की बात तो यह है कि नीचे कोई भी गाड़ी नहीं थी। कौन पागल है जो इन रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी नीचे पहुंच गया? और नीचे रह तो नहीं रहा कोई। आज वो तूफान आने वाला था और मैंने सोचा चलो जाकर देखते हैं। जल्दी जल्दी जाऊंगा, जल्दी जल्दी बाहर आ जाऊंगा। इस तरह पहली बार इन 5 सालों में मैं गाड़ी खादान के अंदर ले जा रहा था। घुमावदार मोड़, ऐसा लग रहा था जैसे हम पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हैं। कई जगह पर सड़क संकरी सी हो गई थी, कई जगह पर बड़े बड़े खड्डे बने हुए थे। बहुत पुरानी सड़क थी और अब इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए कई बार ऊपर से गिरे पत्थरों को भी हटाना पड़ रहा था और समय ज़्यादा लगे जा रहा था। अभी मैं आधे रास्ते तक ही पहुंचा था, ऊपर से तूफान आ गया। लेकिन बचाव इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं खड्डे के अंदर था और यहाँ जब मैं गाड़ी चला रहा था ऊपर से तूफान और ये बड़ी तेज़ रेत। अमूमन जब ये तूफान आता है हमें खिड़कियाँ ऊपर की तरफ करके गाड़ी में छिप कर बैठना पड़ता है
और कई बार हवाएं इतनी तेज़ होती हैं कि गाड़ी हिलने लगती है। अब उससे ज़्यादा तेज़ हवा हुई तो गाड़ी हवा में उठ भी सकती है। लेकिन यहाँ इस छेद के अंदर ये तूफान इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहा था, लेकिन दूर दूर तक देखने में मुश्किल होने लगी। धीरे धीरे ये रेत इस तरह से बिछ रही थी जैसे धुआं हो चुका हो, और मैं उस सड़क को दूर तक देख नहीं पा रहा था। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर मैं सड़क से ज़रा सा उतरता, सीधा ये गाड़ी उस खड्डे के बिल्कुल बीच गिरती, और इसकी ऊंचाई लगभग 2 से 3 किलोमीटर थी। मान लीजिए इतनी गहराई पर यह खदान बनी हुई थी। इस तरह मैं उस गाड़ी को घुमाता घुमाता वहाँ जाता गया। अब गाड़ी की रफ्तार धीमी थी, क्योंकि वो रेत हवा में थी, तो गाड़ी चलाते चलाते नीचे पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया। जब मैं नीचे पहुंचा हुआ था, आसमान में रेत बार बार घूमे जा रही थी। अब नीचे उस गांव तक पहुंचकर मैंने गन हाथ में निकाल ली। कई बार ऐसे इंसान भी यहाँ पर पहुँचे हुए होते हैं जो क्रिमिनल होते हैं, वो हिंसक होते हैं, वो आप पर हमला कर सकते हैं। इसलिए हाथ में मैंने गन रखी हुई थी। मैं धमकी दूंगा जो भी है बाहर निकले। और इसने वैसे भूरे रंग के कपड़े पहने थे, तो मुझे लगा जब मैं यहाँ पहुँचूंगा ये गायब हो जाएंगे। हर बार की तरह ऐसा ही होता है। ये भूरे रंग वाले कभी पकड़ क्यों नहीं होते? कौन है ये? कोई खास गैंग के मेंबर तो नहीं? अब ऊपर से रेत के टकराने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैं इस खदान के बिल्कुल निचले हिस्से में था। यहाँ पर ज़मीन भी पूरी तरह से काली थी। यहाँ उस आवाज़ ने परेशान करके रख दिया। आसपास से कुछ और सुना नहीं जा रहा था। किसी घर में कोई है या नहीं है ये पता नहीं चल पा रहा था, और करीब से देखने में लग रहा था कितने बड़े बड़े घर हैं। खादान के ऊपर से दूरबीन से देखने में बिल्कुल छोटी छोटी चींटियों जैसे ये घर दिखा करते थे। अब मैं अंदर से देख रहा था तो हैरान हो चुका था। जैसे ही एक घर को अंदर से देखा, वहाँ काफ़ी सारे बेड लगे हुए थे जो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। उन पर जैसे कालिख लगी हुई हो। वहाँ पर पुराने जंग खाए पंखे भी थे। अब मैं गन को हाथ में लिए इधर उधर देखे जा रहा था, क्या यहाँ पर कोई रहता है? अब सफाई नहीं थी वहाँ पर। कई जगह मिट्टी थी, लेकिन कई जगह पूरी तरह से साफ बिस्तर, सफ़ेद रंग की चादर जैसे अभी अभी धुलाई गई हो। उसे देखते ही आंखें चमक गई थी। पूरी की पूरी जगह गंदी है तो एक बिस्तर पूरी तरह से साफ कैसे? ये तो हैरानी की बात है ना। अब मैं और ज़्यादा चौकन्ना हो गया था। फिर मैंने दूसरा घर देखा। अब दूसरे घर में रेत का एक कण तक ना था। पूरा का पूरा चमकता हुआ घर। किसी ने नीचे आकर देखा तक नहीं। यहाँ तो लोग रहते हुए लग रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 2-3 घरों को और देखा था मैंने, और सारे के सारे घर बाहर से गंदे, अंदर से साफ। पूरा का पूरा गांव था यहाँ पर। कम से कम 50 घर होंगे। कई 2 मंजिला घर थे। हर घर में मैं जा नहीं सकता था, लेकिन घरों के पीछे छिपता छिपता ढूंढ रहा था मैं ऐसे इंसान को जो यहाँ पर रहता हो। उसे पकड़ूंगा, सब कुछ उगल देगा, लेकिन समझदारी से काम करना होगा। अगर उनकी भीड़ हुई तो एक गन से कुछ खास नहीं होगा। ऐसे लोगों के पास हथियार बहुत ज़्यादा होते हैं। इस छोटी सी गन से बस मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए समझदारी इसी में है, छिप कर रहूं, पता लगाऊं और निकलूं यहाँ से। अब उन घरों के पीछे से आवाज़ सुनने की कोशिश करता रहा था, लेकिन जो रेत की आंधी थी वो अब इस छेद के अंदर आ चुकी थी। यहाँ पर भी इतनी नीचे भी वो रेत बिखरती जा रही थी, और ज़मीन पर रेत की एक परत सी बिछ गई थी। कई घरों के अंदर वो रेत जा रही थी, जिस कारण आवाज़ ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। अब मेरे कदमों की आवाज़ भी कोई सुन नहीं सकता था, और किसी के चलने की आवाज़ मैं नहीं सुन सकता था। इसलिए सामना होना मुमकिन था। मैं धीरे धीरे उन घरों के बीच से निकलते हुए जैसे ही उस खादान के किनारे तक पहुंचा, सामने लोहे का गेट लगा होना चाहिए, क्योंकि इस खदान को बंद कर दिया गया था। उस गेट पर जो ताला था उसे खोला जा चुका था। वो गेट पूरा का पूरा खुला था, और सामने पटरी चमक रही थी। गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि इस खदान में खुदाई बंद कर दी गई थी। यकीनन कुछ लोग इलीगल तरीके से अंदर से सामान निकाल रहे होंगे। अब तो मुझे पता लगाना ही होगा। यहाँ एक तरफ पटरियाँ बनी हुई थी, एक तरफ कुछ सीढ़ियाँ और छोटी सी सड़क बनी हुई थी। यकीनन अंदर से कोई ना कोई बाहर निकलता है, और मुझे ये पता लगाना ही होगा। अब मुझे उस खदान के अंदर जाना होगा।
इसलिए मैं वॉकी टॉकी अपने पास रखे हुए था, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं कॉल कर दूंगा। ये सैटेलाइट फ़ोन है और दूर तक कॉल की जा सकती है। अभी मुझे रुकना होगा, पूरी बात का पता लगाना होगा। अब उस खादान के अंदर जाने से पहले मैं पता लगाना चाहता था किसी ने मुझे देखा तो नहीं। इसमें मेरा फ़ायदा वो रेत कर रही थी। धुएं की तरह रेत हवा में इस तरह से लहरा रही थी, जैसे ही मैं किसी दूरी वाली जगह पर पहुंचता शायद ही कोई मुझे देख पाता होगा। अब वक्त दोपहर का हो गया था और मैं उस खादान के अंदर जा रहा था। किसी ज़माने यहाँ से कुछ निकाला जाता था। अब बंद खादान में कौन है ये मुझे पता लगाना होगा। अब मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस खादान में नीचे उतरता जा रहा था। जैसे जैसे मैं नीचे उतरता गया, वहाँ ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। यहाँ सुरंगों का पूरा जाल बिछा हुआ था और बोर्ड पर नंबर लिखे थे A1 B2 CZ। इस तरह के नंबर थे जो मेरी समझ से बाहर थे, लेकिन मुझे तो चुनाव करना था सही रास्तों का, ताकि मैं और अंदर तक जा पाता और पता लगा पाता यहाँ कोई इंसान मौजूद है या नहीं। ये जानने के लिए जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया, सफाई ने मेरी आंखें चकाचौंध कर दी थी। अमूमन ऐसी जो गुफाएं होती हैं, ऐसी जो सुरंगें होती हैं और ऐसी खादानें काफ़ी गंदी होती हैं। ये पूरी तरह से चमकदार थे। अब एक जगह यहाँ पर ZZ लिखा हुआ था। वहाँ एक तरफ छोटी सी सुरंग जा रही थी। जैसे ही मैंने उस तरफ देखा, मुझे 3 लोग खड़े दिखे। उनके हाथ में कागज़ थे, उनके सर पर अजीब सी टोपियाँ थी और उन्होंने कपड़े पहन रखे थे वही भूरे रंग के। पहली बार करीब से देख पा रहा था मैं उन्हें। अब मुझे उनसे उगलवाना था यहाँ वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके पास हथियार भी हो सकते हैं। इसलिए दीवार के पीछे मैं छिपा रहा और देखता रहा वो कर क्या रहे हैं, यहाँ चल क्या रहा है। कुछ देर तक वो बातें करते जा रहे थे और मुझे शक हुआ उन्हें पता लग गया है कि कोई यहाँ पर अनजान है। वो इधर उधर देखने लगे थे, ज़मीन की तरफ देखने लगे थे, लेकिन उनके चेहरे मेरी तरफ अब तक नहीं हुए थे। उन्होंने जैसे वैसे ही रंग की हुडी सी पहन रखी थी। वो अजीब तरह से झटपटाने से लगे थे, इधर उधर झांकने लगे थे, बार बार एक दूसरे को पकड़ लेते। उन्होंने मास्क तक चेहरे पर जैसे पहन रखे हों। कुछ था आगे जो चमकदार सा था, लेकिन इस तरफ वो मुड़े ही नहीं। जैसे ही मुझे लगा उन्हें पता लग गया है, छलांग लगाकर मैंने गन आगे निकाली और मैंने कह दिया, वही रुको सब, कोई हिलेगा नहीं, कोई भी हिलना नहीं चाहिए, सब अपने हाथों को ऊपर की तरफ कर लो। मैंने ये कहा था, वो रुके नहीं, भागकर वो दीवार से चिपक गए। उन्होंने अपने जो कपड़े भी थे वो दीवार से ऐसे चिपका लिए जैसे कोई उन्हें देख नहीं पाएगा। अब रेगिस्तान का रंग भूरा होता है, उनके कपड़े भूरे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दीवार से चिपक जाओ और आप गायब हो जाएंगे। मैं हंसने लगा था। उसके बाद फिर से मैंने कहा, देखो दीवारों से उतरो, जल्दी से दीवारों से उतरो। मैं बेवकूफ़ बनने वाला नहीं, मैं किसी एक पर गोली चला दूंगा तब समझ में आएगा। जल्दी से सब इधर आओ। उन्होंने हरकत की ही नहीं और मैं हैरान होता जा रहा था। वो इस तरह से डर कर दीवार से चिपक गए हैं, क्या वो बच जाएंगे? अब मुझे एक को दीवार से उतारना होगा। जब मैं चलता चलता उस दीवार के करीब गया, यकीन कीजिए वहाँ पर क्या हुआ। मैंने एक आदमी को हिलाने की कोशिश की थी। वो ऊपर ऐसा लग रहा था कोई इंसान ना चिपका हो, जैसे वो पत्थर का ही हिस्सा हो। मैंने हाथ से खींचने की कोशिश की, जैसे सच में उसने आंखों को भ्रम दे दिया था। ये तो इस दीवार का ही हिस्सा था, इस सुरंग का हिस्सा था। ये पत्थर से थे जो बाहर की तरफ निकले हुए थे। मैंने पूरा जोर लगाया, ये कोई कपड़े नहीं थे। वो इंसान यहाँ से खिसक गया। मैं भागकर दूसरी तरफ गया जहाँ वो 2 लोग चिपके थे। वहाँ पर भी उनके कोई नामो निशान तक नहीं। ये दीवारें थीं उस सुरंग की। ऐसा कैसे हो सकता है ये भूरे रंग के इंसान जैसे दीवारों का हिस्सा बन गए, या ये दीवार पर पहुंचे और उसके बाद यहाँ से खिसक गए? कहाँ खिसके, कैसे खिसके, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहीं पर खड़ा बस आवाज़ें लगाता रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे भ्रम दे दिया था, या उन्होंने किसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया कि वो दीवारें बन गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता। उनके पास कोई हाई टेक चीज़ होगी जिससे उन्होंने मुझे ये भ्रम दे दिया।
आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब एक बात का पता तो चल गया था, वो जो भूरे रंग के कपड़े पहने इंसान हैं वो कैसे हमसे छिप रहे थे। वो किसी चीज़ का हिस्सा बनते हैं। वो शायद इस दीवारों के अंदर, शायद मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं किसी तरकीब से और हमारे हाथ नहीं आते। अब उन्हें पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन वो जान गए हैं कि कोई उन्हें पकड़ने के लिए आया है। इसलिए मुझे जो करना है जल्दी जल्दी करना है। मैं अब उस ZZ वाले सुरंगी रास्ते से बाहर निकल आया था। इसके बाद CZ वाला वो आगे का रास्ता था। मैं उस तरफ भाग कर बढ़ने लगा। मैं देखना चाहता था कि वहाँ पर कोई है या नहीं, लेकिन वहाँ मुझे कोई मिला। एक पत्थर पर काले रंग के कपड़े पहने कोई था। उसने भूरे रंग के कपड़े नहीं पहने थे। उसका चेहरा दूसरी तरफ और इस तरफ लंबे बाल। ये कोई लड़की भी हो सकती थी, ये कोई मर्द भी लंबे बालों के साथ हो सकता था। उसका शरीर पतला था, लेकिन इस तरफ वो देख ही नहीं रहा। अब मैं जल्दी से उस तरफ गया, बंदूक उस तरफ की और धमकी देने लगा, तुम जो भी हो उठो, हाथ ऊपर करो और इस तरफ आ जाओ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं घबरा रहा था। बार बार मेरी नज़र पीछे भी जा रही थी, कोई मुझे पीछे से घेर ना ले, कोई पीछे से गोली ना चला दे। मैं इन सुरंगों में मारा भी गया, किसी को पता तक नहीं चलेगा। मैंने तो किसी को बताया तक नहीं कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। इसलिए घबराया हुआ मैं बस उसे हल्की हल्की धमकी दे रहा था, जल्दी से उठ जाओ, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं गर्म दिमाग का हूँ, मैं जल्दी गोली चला सकता हूँ, तुम्हें उठना होगा और इस तरफ चेहरा करना होगा। तब हल्की सी आवाज़ निकली थी उसकी, चेहरा नहीं कर सकती मैं इस तरफ। मैंने उससे सवाल किया, चेहरा इस तरफ क्यों नहीं घुमा सकती? ये एक लड़की थी जिसकी आवाज़ पतली सी थी। उसने फिर से उस पतली सी आवाज़ में जवाब दिया, मैं तो चेहरा घुमा लूँगी, लेकिन तुम फिर मुझे देख नहीं पाओगे। ये सुनकर थोड़ा सा घबराया मैं, इधर उधर देखा कहीं इसके साथ कोई है तो नहीं। फिर थोड़ी सी हिम्मत बंधी और मैं उसे फिर से धमकी देने लगा, चेहरा तुम्हें घुमाना होगा, मैं डरने वाला नहीं, तुम इस तरफ चेहरा करो, हाथ ऊपर रखना, हाथ में कुछ है तो नहीं तुम्हारे। तब उसने अपने हाथ ऊपर की तरफ कर दिए। उसकी सिर्फ 3 उंगलियां थी। उसका एक अंगूठा और एक बड़ी उंगली काटी जा चुकी थी। सिर्फ 3 उंगलियां दोनों हाथों में ऊपर की तरफ कर दी उसने, और उसके बाद फिर से उसने कहा, मैं चेहरा घुमाने वाली हूँ, फिर मत कहना कि तुमने कुछ नया देख लिया। मैं अब मानने वाला नहीं था। मैंने उससे कह दिया, अब तुम इस तरफ मुंह घुमाती हो या मैं गोली चलाऊं? और उसने भी ये मुझसे कहा कि अब तो मुंह घुमाना ही पड़ेगा, तैयार हो जाओ। अब वो धीरे धीरे करके इस तरफ मुंह घुमा रही थी, और जब उसने मुंह मेरी तरफ घुमा लिया, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। उसका मुंह नहीं था, सिर्फ एक कंकाल था, जैसे खोपड़ी हो और खोपड़ी के बाल आए हुए थे। वो पूरा का पूरा शरीर ही जैसे कंकाल सा था। ऐसा देखकर मैं घबरा चुका था, और वो अब हंसती हुई मुझसे कहने लगी थी, उम्मीद नहीं थी ना, मैंने कहा था चेहरा मत देखना, अब मुझसे जान नहीं छुड़ा पाओगे। ये कहते ही वो मेरी तरफ बढ़ने लगी थी, और मैंने उसे एक बार और धमकी दी, अब मेरी तरफ मत बढ़ो, मैं गोली चला दूंगा। लेकिन वो मेरी तरफ बढ़ती रही तो मुझे गोली चलानी पड़ी। अब मैंने ये गोली उसकी खोपड़ी पर चलाई, और जैसे ही उसकी खोपड़ी में छेद हुआ, उसे कोई फर्क नहीं, वो अब भी हंस रही, और वहाँ धुआं वो खोपड़ी के छेद से निकलना शुरू हो गया था। उसकी छाती पर मैंने 2 गोलियां चलाई, उसे कोई फर्क नहीं। वो अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती रही थी, और मेरी एक सांस ऊपर की ऊपर, एक नीचे की नीचे। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं उम्मीद थी यहाँ ये देखने को मिलेगा। मुझे बाहर भागना होगा, ये सोचकर मैं बाहर की तरफ भागता गया, और अब परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ गई। बाहर जाने का सही रास्ता पता नहीं चल पा रहा था। अब इन सुरंगों से बाहर निकलते वक्त भी उल्टी साइड गलत वाले बोर्ड लगे हुए थे। वहाँ CZ, CA, C1, C2 इस तरह से मुझे कुछ याद नहीं। डरे हुए इंसान को वो बातें याद नहीं रहती, मैं समझ गया था। अब गलत गुफाओं में घुसता गया, उन टनल्स के अंदर से भागता गया, और वो मेरे पीछे। उसकी रफ्तार भी बहुत तेज़, और वो तो दीवारों पर चढ़ रही थी, छत पर बिल्कुल छिपकली की तरह भागकर मेरे पीछे आ रही थी। उन सुरंगों में रास्ता भटकना मौत के समान था।
गलत मोड़ मुड़ता गया मैं और उस सुरंग के बाहर निकलना था मुझे और अंदर जाता गया। कई जगह ढलान आ रही थी। मुझे पता चल रहा था जब मेरे भागने की रफ्तार तेज हो जाती। कई जगह ऐसे कमरे बने हुए दिखे जिन पर कांच लगी हुई थी और उसके पीछे से झांक रही कुछ आंखें। मैं वहां चीख रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन वो कांच बहुत मोटा था। उस तरफ से कोई इधर देख रहा है ये तो पता चल रहा था। ना उधर से इधर आवाज़ पहुंच रही थी, ना इधर से उधर आवाज़ पहुंच रही थी। तो मैं डर कर भागने लगा। अब क्या करूं? मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ चुकी है। कोई यकीन नहीं करेगा, यहाँ पर भूत प्रेत का निवास है, किसे बताऊंगा। अब एक जगह गुफा का मोड़ था, वहाँ 4 रास्ते निकल रहे थे, लेकिन एक छेद में चुपचाप मैं घुस गया और आगे रखा पत्थर मैंने आगे की तरफ कर लिया। अब इस तरह वो चुड़ैल वहाँ भटकती रही, कभी किसी रास्ते पर जाती तो कभी किसी रास्ते पर जाती। वो मुझे पकड़कर मारना चाहती थी, लेकिन इस छेद ने मुझे बचा लिया था। अब बहुत देर तक वो भागती रही और कुछ समय बाद वो यहाँ घूमना बंद कर गई। यकीनन ये जो सुरंगें हैं इस खदान की, ये कई किलोमीटर लंबी और कई किलोमीटर गहरी भी हो सकती हैं, इसलिए यहाँ कई रास्ते होंगे। वो और रास्तों में ढूंढने के लिए चली गई होगी। अब मुझे बाहर निकलने का सही रास्ता ढूंढना होगा। अब धीरे धीरे मैं सुरंग से बाहर निकलकर अलग अलग जगह पर जाने लगा था और यहाँ परेशानी वाली बात थी कि ये नंबर सही दिशा में नहीं थे, सही क्रम में नहीं थे। जब मैं CA में जाता उसके बाद CB आना चाहिए, लेकिन C10 आ जाता और बीच में Z2 आ जाता। मैं समझ नहीं पा रहा था बाहर कैसे निकलूं, कैसे इस पजल को सॉल्व करूं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूं। 3 से 4 घंटे मैं वहां पर भटका था, बार बार अलग अलग ब्लॉक में चला जाता और एक बार जब मैं एक जगह पहुंचा वहां ZZ लिखा था। उसे देखते ही आंखें चमक गई। फिर मैं वहीं पर रुक गया, जबकि वहां उस चुड़ैल के हंसने की आवाज़ें कभी किसी तरफ से, कभी किसी भारी कदमों की आवाज़ें दूसरी तरफ से, किसी के चीखने की आवाज़ें तो कई लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें। मैं डरता गया था, लेकिन ZZ के सामने था। अब सोच रहा था ये मैंने पहले भी देखा है। अब ZZ से मैं अंदर गया था, यहीं पर वो 3 लोग गायब हुए थे ना। अब इससे मुझे पीछे की तरफ मुड़ना है, आगे नहीं बढ़ना है। इस तरह मैं उससे पीछे मुड़ने लगा। अब सुरंगों में अंदर से आवाज़ें आ रही थी, बाहर से नहीं। जैसे जैसे मैं Z के पीछे से निकला और C1 के पास से गुजरता हुआ बाहर देखा मैंने, ये निकलने का रास्ता था। एग्जिट लिखा था ऊपर और मैं भगवान को शुक्रिया करके उस तरफ आगे निकला। और जैसे ही सुरंग के गेट से बाहर सामने वो घर दिखने लगे, ऐसा लगा था जैसे मौत से निकलकर मैं जिंदा हो गया हूँ और उन घरों के पास मुझे गाड़ी ढूंढनी थी। अब गाड़ी लेकर मैं निकलूँगा। जैसे ही मैं गाड़ी को ढूंढने के लिए गया, आगे पहुँचा, गाड़ी के टायर नहीं थे। किसी ने उस गाड़ी के टायर निकाल लिए थे। ये तो और बड़ी परेशानी की बात है। इस अंधेरे में और रेत के तूफान के अंदर चलकर मैं इस सुरंग से बाहर नहीं निकल सकता था। तो मैं एक घर के पीछे छिप गया और वहाँ मैंने वॉकी टॉकी निकाला, सैटेलाइट फ़ोन, और उससे फ़ोन करने की कोशिश करने लगा। सिग्नल नहीं आ रहे थे। ये इस कारण थे क्योंकि आसमान में वो रेत का तूफान छाया हुआ था। वहीं कोने में बैठकर मैं रोना शुरू हो चुका था। अब शायद मुझे बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। अगर किसी ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं कैसे बचूंगा। मुझे यहीं किसी घर के अंदर छिपना होगा। अब यही रास्ता रह गया है। आसमान की तरफ उस रेत के तूफान में देखा था मैंने। कभी जिंदगी में ऐसा तूफान नहीं देखा। अमूमन तूफान होते हैं पानी के बादलों से बने हुए जो बारिश भी करते हैं और इसी कारण उनमें बिजली भी कड़कती है। रेत के तूफान में कड़कती हुई बिजली और नीले रंग की रोशनी कभी नहीं देखी थी मैंने। आसमान में चमचमाती वो बिजली बिना आवाज़ के कड़कड़ा रही थी। आवाज़ धमक बिल्कुल नहीं थी, लेकिन रोशनी बार बार चकाचौंध कर देती इस इलाके को। दूर दूर तक दिखता मुझे, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता था मैं। रात तो यहीं पर गुजारनी होगी, सुबह सोचूंगा कैसे बचना है। फिर मैंने एक 2 मंजिला घर को ढूंढा जो सबसे बड़ा था।
अब वहाँ पर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए चुपचाप उसके दरवाजे को खोलकर एक मैले से पलंग के नीचे छिप गया मैं। नीचे साफ था, ऊपर बहुत कालिख लगी हुई थी। अब नीचे छिपा रहा और इंतज़ार करने लगा कि रात गुजर जाए, दिन की रोशनी में जिंदा बचने का एहसास करूँगा और शायद ये बादल भी गुजर जाएं तो मैं फ़ोन लगाकर किसी को बुला तो लूँगा। अचानक इस घर में टक टक की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन सिर्फ 2 कदम ना हो, वो कई पैरों से चल रहा हो। टक 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 टक, इस तरह से कुछ आवाज़ सी आ रही थी। इस तरह चलते चलते छत से आवाज़ें, दीवार से आवाज़ें, और उसके बाद उसने कदम रखा था मेरे इस कमरे में। क्या चीज़ थी ये मकड़े जैसे? इसकी 8 से 10 टांगें थी और उसका लहराता हुआ वो कपड़े जैसा शरीर। क्या चीज़ थी वो? धुएं से बनी हुई। लेकिन जैसे ही उसने मुंह उस सामने वाली दीवार के पास लाया था, मैंने आगे की तरफ चेहरा करके देखने की कोशिश की थी। ये अजीब सी चीज़ पिशाच थी जो इस तरह काले धुएं से बने होते हैं। आंखें तो स्थिर होती हैं, शरीर और अंग स्थिर नहीं होते। कई टांगें बदलकर अपना रूप अलग बना रही थी, बाजुएं भी बदल रही थी इसकी। कभी छोटे से गोले में बदल जाता, कभी खींचकर फिर से टांगें बाजू बना लेता। इस तरह से ये धुआं चल रहा था और ज़मीन पर टक टक की आवाज़ कर रहा था। वो दीवारों को सूंघने लगा। मुझे लगा कहीं ये कुत्तों की तरह तो नहीं सूंघ सकते, फिर तो ये मुझे पकड़ लेगा। हे भगवान, कैसी जगह पर फंस गया हूँ। चुड़ैल से जान बची है और अब ये पिशाच जैसी कुछ चीज़ मुझे मारने पर उतारू हो गई है। वो सूंघ रहा है। मैं इतना डरा हुआ था कि उस पलंग से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। हाथ में एक छोटी सी लोहे की छड़ आ गई थी, इसी से वार करूँगा। बंदूक निकालना नहीं चाहता था मैं। बंदूक से ऐसी पारलौकिक शक्ति का सामना कैसे करूँगा मैं? अब वो सूंघता सूंघता ज़मीन पर नाक लगा चुका था, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ। सूंघने लगा वो फर्श को। फिर उसने जब मेरी तरफ मुंह किया, उसका वो फटा हुआ मुंह, दांत लगभग 40 से ज़्यादा थे, छोटे छोटे। उसकी हंसी बड़ी होती जा रही थी, मगरमच्छ की तरह मुंह पीछे तक फटता जा रहा था। मुझे देखते ही लाल रंग की बड़ी बड़ी वो आंखें उसने चमकाना शुरू कर दी और हंसी बयां कर रही थी। मैं पकड़ा जा चुका हूँ। वो अपना सर सर्कुलर मोशन में घुमाता हुआ, जैसे गर्दन को घुमाते, मेरे करीब आकर मुझ पर हमला करने की कोशिश करने लगा। उसने अपने कई बाजू बना लिए थे जिससे इस पलंग को पलट कर मारा दूसरी दिशा में, और मैं अब उसके सामने था। मैंने वो जो डंडा था लोहे का वो घुमाना शुरू कर दिया। धुएं में आप कैसे किसी को नुकसान पहुंचाएंगे? वो धुआं था जिसे मैं मार रहा था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा था। 2-3 बार घुमाया और उसने मुझे गर्दन से पकड़कर दीवार पर चिपका दिया, और उसका वो मगरमच्छ जैसा फटा हुआ मुंह, उसने अपना पूरा मुंह खोला था और उसका सर पीछे की तरफ लटक गया था। क्या चीज़ थी ये? और इसे देखकर मुझे लगा अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन उसने मुझे सूंघना शुरू कर दिया, मुझे चाटना शुरू कर दिया, और बड़ी सी लाल रंग की जीभ जो उसकी गर्दन से निकली थी मुझे चाट रही थी। कुछ समय जैसे दिल की धड़कन मेरी बिल्कुल बंद सी हो गई थी। आंखों के सामने हल्का हल्का अंधेरा सा आने लगा था क्योंकि मेरी गर्दन को जकड़ रखा था। फिर उसने वो पकड़ ढीली की, और जैसे ही उसने पकड़ ढीली की, मैं हाथ पैर मारकर बड़ी मुश्किल से उससे बचा था। फिर मैं उस घर से बाहर की तरफ भागने लगा। जैसे ही मैं घर से बाहर भागा, वही चुड़ैल एक तरफ घर के ऊपर बैठी हंस रही थी और उसने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मैं बड़ी मुश्किल से नीचे होकर बचा। अब ये क्या है? जैसे कोई प्रेमी जोड़ी मेरे पीछे पड़ गई हो। एक पिशाच, एक चुड़ैल मुझे मारने पर उतारू थे। अब मैं गाड़ी को छोड़कर उस सड़क के रास्ते से इस खादान से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। वक्त रात का था और उस सड़क से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गया और मेरे पीछे पीछे वो पड़े हुए थे। मैं क्या करता? इस रेत की आंधी में आगे तक नज़र नहीं आ रहा था, और जब मैं उन घरों से थोड़ा सा ऊंचा हो गया उस रास्ते से, वहाँ वो रेत की आंधी बहुत ज़्यादा तेज़।
क्या ही बताऊं क्या क्या दिख रहा था मुझे। उस आंधी में उड़ते हुए काले रंग के परिंदे, वो परिंदे थे शैतानी से, मेरे करीब से गुजरते और मुझे पकड़ने की कोशिश करते। मेरे कपड़ों पर अपने नाखूनों से निशान बना जाते और बड़े बड़े कट मेरे कपड़ों पर पड़ चुके थे। और मुझे लग रहा था ये आंधी ही साधारण नहीं है, आंधी ही शैतानी है। और थोड़ा सा उस रास्ते से आगे गया था, जो मुझे नजर आया मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आगे एक पत्थर पर जलता हुआ इंसान बैठा था, जिसके 2 सींगों से आग भी निकल रही थी। जमीन में कुछ लिख रहा था उंगली से। जहां जहां वो लिखता वहां आग लगने लगती। वहां नीचे से भी रोशनी निकल रही थी। मैं भागकर उसके करीब नहीं जा सकता था, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता वही। क्या करता, मैं खुद को थाम कर खड़ा सा हो गया। और उसे पता चला जब उसने पीछे की तरफ मुंह घुमाया, ये एक शैतानी चेहरा था, आग से सना हुआ। जैसे लावे में चेहरे बनते हैं ना, उस तरह उसका चेहरा बदल रहा था। आंख कभी थोड़ी ऊपर हो जाती, चेहरा कभी पहचाना सा बनता, कभी कोई और रूप ले लेता। वो लावे से बना हुआ शैतान था जो सींगों से आग छोड़ रहा था। मेरी तरफ देखकर वो भी मुस्कुराने सा लगा था, और इस तरह से घूरा था उसने कि मेरी टांगें थम गईं। मैं नर्क में तो नहीं, मैं मर ही तो नहीं गया जो इस तरह के दृश्य दिख रहे हैं। वो पूरा का पूरा नज़ारा इर्द गिर्द बिल्कुल नर्क की तरह था। उसने जिस तरह से अपनी बाहें फैलाई थी, वो लावा था जो ज़मीन से टकराया और ज़मीन पर लावा बहने लगा था। वो ढलान थी, इसलिए लावा मेरी तरफ आने लगा। मेरे कदमों के करीब वो लावा आ चुका था और मैं जलना नहीं चाहता था। अब रास्ता था कि आगे ना बढ़ूं, पीछे चलूं, वही सही रास्ता है, इसलिए उस तरफ भागने लगा। ढलान पर आपकी रफ्तार तेज हो जाती है और मेरी भी तेज हो गई थी। सामने वो जोड़ा, एक पिशाच का और एक वो चुड़ैल का, मुझे रोकने को वहां पर खड़े थे, लेकिन उनसे टकराता हुआ मैं नीचे की तरफ गया। मेरी रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि मैं काफी दूर तक तो भागा। बाद में मेरे पांव उखड़ने लगे और जमीन पर घिसटता घिसटता मैं वहां उस सड़क के रास्ते से नीचे घरों के करीब पहुंचा। फिर से मैं उठा। मैं जख्मी हो गया था, लेकिन जिंदा बचने के लिए आखिरी कोशिशें कर रहा था। यहाँ अब आंधी से तो बचा, उन शैतानों से तो बचा, उस नर्क के अजीब से शैतान से तो बचा। अब मुकाबला इस पिशाच और चुड़ैल का करना होगा। वो कैसे करूं, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं उन घरों के करीब से भागने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे उस आसमान से निकलती नीले रंग की रोशनी दिखने लगी। ऐसा लग रहा था ये आंधी कहीं से आई ना हो, ये बनाई गई हो। वो गोल गोल आंधी घूम रही थी इस खदान के ऊपर, जैसे तूफान रुका हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हर चीज मुझे बस मारने के लिए आई हुई है? अब उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं किस तरफ भागूंगा। उन्होंने पूरा रास्ता बनाया था कि घरों के मैं पीछे से भागूं, लेकिन मैंने दिमाग लगाया। एक घर के बीच से निकलकर खिड़की से छलांग लगाई और मैं खादान के गेट की तरफ भागने लगा। मुझे अब रात गुजारनी थी, तो मुझे लगा उस तरफ जाना अच्छा होगा। जैसे ही मैं खादान के गेट के करीब पहुंचा, एक घर के पीछे से झांका। सामने वो भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी था, जिसने चेहरा इस तरफ किया हुआ था। ये चेहरा देखते ही लगा, इसके बारे में तो मैं जानता हूं। जैसे परग्रही सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा अंडानुमा चेहरा, और वो अपने हाथों से एक चीज को पकड़कर बाहर फेंक रहा था। जैसे ही वो बाहर फेंकता, वो धुआं सा बनता और उस तूफानी आंधी में चला जाता, एक शरीर लेकर। वो पिशाच जो हवा में लहरा कर उड़ रहे थे, जैसे इसके द्वारा छोड़े जा रहे थे। फिर उसने जमीन पर उंगली लगाई और जमीन से जैसे मिट्टी को ऊपर की तरफ उठाया। मिट्टी उठी थी ऊपर की तरफ और एक आकार ले गई थी। काले रंग की चुड़ैल उसने जमीन से खींचकर जैसे बाहर निकाल दी हो। उसने ये किया और जल्दी से जाकर वो दीवार से चिपक गया।
असल में वो दीवार से चिपका नहीं होगा, दीवार के पार चला गया होगा। ये परग्रहियों की जगह लग रही थी जहां पर भूत प्रेत का साया भी था। आसमान में वो तूफान जिसके अंदर से वो नीले रंग की रोशनी निकल रही थी, मुझे लगा मैं जानता हूं वो क्या चीज़ है। ऐसी तस्वीरों की बात तो लोग करते हैं ना जिन्हें परग्रही नजर आते हैं। आपको लगता है धरती पर इंसान रहते हैं, प्रेत रहते हैं, हो सकता है दूसरे ग्रहों से ऐसे जीव आते हैं और उनकी तकनीक हमसे भी आगे है, उनके प्रेत बनाने का तरीका हमसे आगे है, भूतों को एक जगह इकट्ठे करने का तरीका हमसे आगे है। मैं वहाँ समझने लगा था अब हो क्या रहा है। मुझे मुकाबला उनसे करना होगा और बचने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अगर आप किसी खतरे में पड़ जाएं और आपको फंसाया जा रहा हो, आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह वही होती है जहां पर आपका विरोधी समझ भी ना पाए कि आप होंगे। सबसे खतरनाक जगह यानी कि विरोधी के घर में। मैं गुफा के अंदर भागकर छिपना चाहता था। जल्दी से मैं उस खदान के अंदर गया। अब ZZ वाले उसी कमरे में पहुंच गया। यकीनन हर जगह वो आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। और मेरी तरकीब सही निकली। मैं दीवार से सट गया, आगे पत्थर चिपका दिए मैंने। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी दीवार का हिस्सा हूँ। अब उनकी छिपने की तरकीब मैंने भी अपनाई थी। सांस को बार बार रोकता, मैं हिलता तक ना। दीवार से वो बार बार बाहर से निकलते, बार बार दीवार से चिपक कर जैसे अंदर चले जाते। मैं भी दीवार से चिपका ही रहा। कई घंटे इस तरह से गुजारे थे और उसके बाद मुझे लगा शायद दिन हो गया होगा। बाहर भगदड़ सी मची हुई थी। इस कमरे में कई बार कई चुड़ैलें आती, कई वैसे पिशाच आते, बहुत अजीब अजीब से जीव नजर आते। मकड़ियाँ, बिच्छू ऐसे ज़मीन से निकल कर अजीब अजीब चीज़ें निकलती और मुझे मारने के लिए जैसे ढूंढती। मैं मिलता ही नहीं। और अंत में जब कितने घंटे बिता लिए, बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था, मुझे लगा भाग कर बाहर पहुंचना होगा। जैसे ही मैं भागता भागता बाहर की तरफ गया था, मैं अब उन घरों को देख रहा था। ऊपर आसमान साफ था। मैं अब ऊपर चढ़कर जाना चाहता था। मैंने वॉकी टॉकी निकाला, सिग्नल आ रहे थे। जल्दी से मैंने अपने साथी को फ़ोन किया और मेरा साथी मुझसे बात करना चाहता था। उसके फ़ोन पर मैंने कहा, मैं खादान के अंदर हूँ, मुझे जल्दी से बाहर निकालो, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, यहाँ पर भूत प्रेत हैं जो मुझ पर हमला कर रहे हैं। और मेरे साथी ने यह बात सुनते ही कहा, सर मैं आ रहा हूँ, आप वहीं रुकिए। मैं जैसे ही घरों के पीछे गया, मेरी गाड़ी के टायर बिल्कुल सही थे। मेरी गाड़ी बिल्कुल सही थी। ऐसा लग रहा था यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। और उसके बाद मेरा साथी वहाँ पर आया। आधे रास्ते में पहुँच गया था। वहाँ से गाड़ी लेकर हम बाहर की तरफ निकले और बाहर पहुँचकर वो कई पुलिस वालों को भी वहाँ खड़े किए हुए था। मैंने उसको बताना शुरू कर दिया, इन खदानों में भूत प्रेत दिखे मुझे, बहुत अजीब अजीब। कई पुलिस वाले मुझ पर हंस रहे थे, कई कह रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कई कह रहे थे तस्कर होंगे जो कपड़े बदल कर डरा रहे होंगे। अब मैं उन्हें पूरी बात क्या ही बताता। बहुत समय तक ये बातें बताई गई। फिर मुझे पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। वहाँ पर मुझसे इंटेरोगेशन की गई, कहीं मैं किसी से मिला हुआ तो नहीं। मैं उन्हें बताता रहा भूतों की बात, लेकिन वो भूरे कपड़े वालों की बात नहीं की थी मैंने। उसके बाद कुछ लोग थे जो सरकारी थे और मुझसे मिलने आए थे। एक खास इंटेरोगेशन रूम में 2 काले कपड़ों वाले आए और मुझसे पूछने लगे मैंने क्या क्या देखा। मैं उनको बताता गया कि मैंने भूत देखे, चुड़ैलें देखी। सिर्फ भूतों वाली बात मैंने उन्हें बताई। उसके बाद वो मेरे चेहरे पर हंसते गए। वो मुझसे सुन कर बातें चुप करके हंस रहे थे और बाहर उस कांच के मेरे साथी भी मुझ पर हंस रहे होंगे, मैं जानता था। उसके बाद उन्होंने बाहर सबको जाने के लिए कह दिया और फिर मेरे करीब आकर कहने लगे, लोग तुम्हें पागल समझेंगे, जो भी तुमने देखा है उसे खुद तक सीमित रखना। हम एक कहानी बनाएंगे, तुम्हारे लिए एक खास कहानी बनाई जाएगी ताकि तुम्हें नौकरी छोड़नी ना पड़े। ये कहानी है कि तुम्हें उस खादान में तस्कर मिले जो अंदर से धातुओं को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तुमने उन पर हमला किया और वहाँ अचानक तूफान आ गया था, तो तुम्हें वहीं पर छिपना पड़ा। तो तुम उनसे मुकाबला करते रहे, गोलियां चलाते रहे और वो बचकर भाग गए। तुम थोड़े से जख्मी हो गए थे, इसलिए निकल नहीं पाए। तूफान के कारण तुम्हारा ये सैटेलाइट फ़ोन काम नहीं कर रहा था और सुबह तुमने अपने साथी को फ़ोन किया।
ये कहानी सबसे बेहतर है। अगर किसी को भूतों की बात बताई ना तो तुम्हें पागल समझा जाएगा, नौकरी से निकाल दिए जाओगे तुम। अब उसकी बात सच थी। पहले भी कई यहाँ पर घटनाएं हुई जिसमें लोग भूतों की बात किया करते थे। मैं कई जगह जा चुका था, मैं देश में और जगह काम कर चुका था। भूतों की बातों पर लोगों को पागल साबित कर दिया जाता है और मैं भी पागल साबित हो जाऊंगा। अब मैं जानता था जहाँ कुछ लोगों को भूत नजर आते हैं वो कैसे होते हैं। मैं पूरा साक्ष्य देख चुका था। अब उनकी कहानी पर मैंने हामी भर दी और वो मुझसे हाथ मिलाकर कहने लगे, तो बिल्कुल सही है, तुम्हें तस्कर मिले थे, तुमने उनका मुकाबला किया, हम सिफारिश करेंगे सरकार से तुम्हें कोई मेडल दिया जाए, तुमने बहुत अच्छी बहादुरी दिखाई। याद रखना वो भूतों की बात मत करना किसी से, पागल साबित हो जाओगे, तुम्हें कहीं पागल खाने ना भेज दिया जाए। अब उनके जाने से पहले मैं मुस्कुरा कर खड़ा हो गया और कहने लगा, भूत तो ठीक है लेकिन वो ऊंट के रंग वाले कपड़े पहने वो एलियन, वो तो सही है ना। मेरी ये बात सुनकर उनके कदम रुक गए थे, मेरी तरफ घूमे थे और मैं मुस्कुराकर कहने लगा था, अरे मजाक कर रहा था, एलियन तो होते ही नहीं, एलियन थोड़े ना भूतों को बनाएंगे लोगों पर छोड़ने के लिए। मैं नहीं मानता इन चीज़ों पर। वहाँ तस्कर ही थे जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे, लेकिन तभी मैंने ऑफर कर दिया। मैंने कहा, देखिए मैंने कितनी मुश्किल से मुकाबला किया है तस्करों का, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी बदली लास वेगास में हो जाए। वहाँ पर काम करना मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ बीहड़ में कब तक फंसा रहूँगा, कितनी बार बहादुरी दिखाता जाऊँगा। अब ज़्यादा बहादुरी दिखाई नहीं जाएगी मुझसे, इसलिए अगर मेरी बदली हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो एक दूसरे की तरफ देखकर वहाँ से चले गए। अब तस्कर की कहानी अखबार में भी छपी थी, किस तरह से मैंने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और एक हफ्ते में मेरी बदली हो चुकी थी लास वेगास की। मैं आज भी ये कहानी किसी को बता नहीं सकता, इसीलिए किसी और भाषा में, किसी और देश में अगर ये कहानी किसी को पता चल भी जाए, मुझे किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लोगों को ये ज़रूर पता चल जाएगा यहाँ हो क्या रहा है। आज भी मैं लास वेगास में काम करता हूँ और अखबारों में ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं भूतों की, जिन्हें छिपा दिया जाता है, उन्हें झूठ साबित कर दिया जाता है। यकीनन आप में से भी कई लोग होंगे जो ये सोचते होंगे ये भूत कहाँ से आ जाते हैं। आज शायद आपको कुछ जवाब भी मिले होंगे।